आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो आखिर यह नर्वस सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से यह कार्य करता है, और इसी सिस्टम से जुड़ा होता है ह्यूमन ब्रेन, जो कि तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, और ये शरीर में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर कैसे पहुंचाती हैं, मस्तिष्क की संरचना कैसी होती है, और इसके कौन से भाग शरीर के किन अंगों पर कंट्रोल रखते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वेलकम टू स्टडी अफेयर्स। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। देखो, जो यह तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये तंत्रिका कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में सूचनाओं को एक अंग से दूसरे अंगों तक ले जाने का कार्य करती हैं। तो तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न तरह के अंगों पर कंट्रोल करने के लिए, वह शरीर के आंतरिक वातावरण व बाह्य वातावरण पर समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर के जिन अंगों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं अंगों को मिला करके नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। जैसे जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के द्वारा विभिन्न तरह के अंगों से सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है और इन्हीं सूचनाओं का आकलन करता है, इन्हीं के आधार पर अंगों को आदेश देता है, यानी अपने कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट है इसी में स्पाइनल कार्ड, जिसे मेरुरज्जु कहते हो। तो मेरुरज्जु जो ये प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्सिव रिएक्शंस होती हैं, इनके लिए जिम्मेदार होता है। ये प्रत्यावर्ती क्रियाएं क्या हैं कि जैसे आप किसी गर्म वस्तु को छूते हो तो ऐसे में आपका हाथ तुरंत झट दे वापस आ जाता है, या आपके आँख की ओर कोई कण आ रहा है तो ऐसे में आँख की पलकें जो हैं तुरंत ढक जाती हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव रिएक्शंस होती हैं। तो इनके लिए जो मेरुरज्जु है, स्पाइनल कार्ड, जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है जो शरीर का आंतरिक खोखला भाग होता है, तो इसके लिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जिम्मेदार होता है। यानी जब डर या भय का माहौल उत्पन्न होता है तो उस समय हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है, या फिर जो आँख की पुतलियाँ हैं वो फैल जाती हैं। तो इस तरीके से जो नर्वस सिस्टम है विभिन्न तरीके के अंगों पर कंट्रोल करता है। वह शरीर के आंतरिक भाग व बाह्य वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। तो इस नर्वस सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इनके बारे में जानने से पहले एक टर्म आया था जिसे तंत्रिका सेल्स कहते हैं, यानी तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल। तो ये न्यूरॉन सेल्स क्या है, इसके बारे में हम जान लें। देखो, जो ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाइयाँ होती हैं, यानी कि इन्हीं के द्वारा जो आवेग हैं, यानी न्यूरॉन सेल्स के द्वारा सूचनाओं को मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक इन्हीं के द्वारा ले जाया जाता है। और जो माइंड है, माइंड भी इन्हीं न्यूरॉन सेल्स से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। शरीर की लंबी सबसे कोशिकाएं न्यूरॉन सेल्स होती हैं और इनमें द्वितीयक विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। यदि ये क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो इनका दोबारा पुनर्निर्माण नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जब किसी व्यक्ति को पोलियो हो जाता है तो पोलियो वायरस अटैक करता है। मान लो उस व्यक्ति के पैर में पोलियो हो गया, तो पैर में सूचनाओं को ले जाने के लिए मोटर न्यूरॉन्स होती हैं। तो ये पोलियो वायरस मोटर न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है। इसी कारण जब डैमेज हो जाती है तो सूचना एक
ओर से दूसरी ओर नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में दूसरी ओर की जो बॉडी है जहां सूचना नहीं पहुंच पाती है, मस्तिष्क के द्वारा दी गई है, वो पैरालाइज्ड हो जाती है, यानी लकवा मार जाती है। और ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं होती है, तो इसलिए आजीवन उस व्यक्ति की बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। या फिर यदि मस्तिष्क यदि क्षतिग्रस्त हो जाता है तो भी पैरालाइज्ड हो जाता है। तो ये कोशिकाएं जो हैं, इनमें जो सूचनाएं चलती हैं वो विद्युतीय रूप से चलती हैं, और इनकी गति जो होती है 120 से 150 मीटर प्रति सेकंड से इन कोशिकाओं में सूचना ट्रांसफ़र होती है। और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जो सूचना ट्रांसफ़र होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के माध्यम से सूचना ट्रांसफ़र होती है, जो कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं। देखो ये न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का ये वाला पार्ट सेल बॉडी कहलाता है, बीच वाला पार्ट एक्सॉन कहलाता है, और इसके पीछे वाला पार्ट इसे अक्ष कहते हैं। तो इस पार्ट जो सूचनाएं होती हैं, सूचनाएं इस सेल बॉडी में उत्पन्न होती हैं, विद्युतीय रूप से उत्पन्न होती हैं, और ये एक्सॉन से होते हुए इस अक्ष में पहुंचती हैं। इस अक्ष में जो ये प्रवर्ध निकले हुए हैं, यहाँ पर दूसरी कोशिका की जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के जो ये डेंड्रॉइड्स हैं, यही आकर के इस अक्ष वाले प्रवर्ध से जुड़ जाती है। तो ऐसे ही कोशिकाएं, ये न्यूरॉन्स जो हैं, एक दूसरे से जुड़ती हुई चली जाती हैं। तो जब सूचना सेल बॉडी में विद्युतीय रूप से उत्पन्न होती है, तो ये विद्युतीय रूप से सूचना एक्सॉन से होते हुए इस अक्ष वाले भाग में आती है। यहाँ से सूचना, देखो ये जहाँ पर दूसरी न्यूरॉन्स जुड़ी है, तो ये न्यूरॉन्स पूर्ण तरीके से मिली हुई नहीं होती है, इन दोनों के बीच में खाली स्थान होता है। तो इस खाली स्थान को कहते हैं सिनैप्स। तो जब सूचना इस अक्ष वाले पार्ट्स में आ जाती है, तो यहाँ पर ये जो विद्युतीय तरंग है, ये कुछ ऐसे रसायन को रिलीज करती है। इन रसायन को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से ये सूचना इस सिनैप्स से होते हुए यहाँ खाली स्थान है, और ये दूसरी कोशिका के जो सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स होते हैं, उनमें प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही ये सूचनाएं न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। तो ये जो सूचना ट्रांसफ़र हो रही है, ये सूचना 120 से 150 मीटर प्रति सेकंड की गति से ट्रांसफ़र होती है। देखो यहाँ पर आपको हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं। कहते हो पढ़ते हैं भूल जाता है, याद नहीं रहता है, तो ऐसे में क्या करें? देखो जो माइंड है, माइंड इन न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। तो न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। तो जब कोई चीज़ पढ़ते हो, यानी सूचना जब इस न्यूरॉन्स में जाती है, तो इस न्यूरॉन्स में जाने के पश्चात ये उस पढ़ी हुई चीज़ या कोई चीज़ याद की हो, उसका ये सिनैप्स बन जाता है। जैसे बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो उसको सिखाया जाता है बेटा पापा मम्मी, तो पापा मम्मी वो बार बार छोटे पे कहता है, इसलिए जो माइंड है, माइंड्स की जो न्यूरॉन्स होती हैं, उन न्यूरॉन्स में उस पापा मम्मी जो शब्द है उसका सिनैप्स बन जाता है, जिससे कि वो कभी नहीं भूलता है। तो ये सिनैप्स माइंड में जो बनता है, किसी कोई चीज़ याद कर रहे हो, कब बनता है? देखो नियम ये कहता है कि यदि आप कोई चीज़ पढ़े हो तो पढ़ने के 24 घंटे पहले आप एक रिवीजन अच्छे से कर लो। उसके पश्चात आप 48 घंटे के पहले दूसरा रिवीजन कर लो। उसके बाद आप कभी कभी उसको उठाकर देखते रहो। तो क्या होता है कि जो दिमाग की न्यूरॉन्स होती हैं जिनसे बना होता है माइंड, तो उन माइंड्स में जो ये सिनैप्स है खाली स्थान, तो वो सूचना के प्रति ये सिनैप्स बन जाता है, जिससे वो जो पढ़े हो
वो सिनेप्स बन जाने के कारण लंबे समय तक याद रहता है। इसीलिए जब बच्चा छोटे पर जो चीज़ें सीख जाता है अच्छे से, तो उनका ये सिनेप्स बनता हुआ चला जाता है, इसीलिए वो कभी नहीं भूल पाता है। तो यदि आप ये जो नियम है अच्छे से फॉलो करो तो उसके प्रति सिनेप्स बनता हुआ चला जाएगा और आपको लंबे समय तक कोई पढ़ी हुई चीज़ हमेशा याद रहेगी। देखो, जो न्यूरॉन्स होती हैं उसके दो भाग होते हैं। एक भाग सेल बॉडी होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो अक्ष होता है। तो सेल बॉडी वाला पार्ट जो होता है वह ग्रे कलर का होता है और जो अक्ष वाला पार्ट होता है वह वाइट कलर का होता है। तो जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का जो बाहरी भाग होता है, देखो जो ये न्यूरॉन्स है इसका एक भाग ये हुआ जिसे सेल बॉडी कहते हैं, ये भाग ग्रे कलर का होता है। तो ये जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में ये बाहर की ओर, ये जो सेल बॉडी है ये बाहर की ओर स्थित होती है और जो ये अक्ष वाला पार्ट है ये अंदर की ओर स्थित होता है। इसीलिए मस्तिष्क का आंतरिक भाग वाइट कलर का दिखाई देता है और इसका बाहरी भाग ग्रे कलर का दिखाई देता है। ठीक जो मेरुरज्जु होती है, स्पाइनल कार्ड होता है, उसमें इसके विपरीत होता है, यानी जो वाइट पार्ट होता है, अक्ष वाला पार्ट होता है, वो बाहर की ओर होता है और ग्रे कलर यानी सेल बॉडी जो होती है वो मेरुरज्जु में आंतरिक यानी इंटरनल साइड स्थित होती है। अब हम देखेंगे कि जो नर्वस सिस्टम है उसके जो 3 भाग होते हैं उनके बारे में। तो इसमें जो पहला है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। ये शरीर के जो विभिन्न भाग होते हैं उनसे सूचनाओं को प्राप्त करता है, उनका आकलन करता है और उसके आधार पर ये शरीर के विभिन्न भागों को आदेश देने का कार्य करता है। तो इसके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें मेरुरज्जु और यानी स्पाइनल कार्ड और जो मस्तिष्क होता है ये नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम का ये पार्ट ब्रेन और ये जो रेड कलर की है इसे स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु कहते हैं। तो इसी से मिला करके ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनी होती है। तो अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो ये मस्तिष्क होता है ये कैसे बना होता है, इसके जो डिफरेंट तरीके के पार्ट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन, देखो मस्तिष्क का कार्य सोचने, समझने, विचार करने, निर्णय लेने और बॉडी के अंगों पर कंट्रोल करने का होता है। तो मनुष्य का मस्तिष्क उसकी कपाल में स्थित होता है। कपाल के नीचे और मस्तिष्क के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे मेनिंजाइट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यह मेनिंजाइट मेम्ब्रेन और कपाल मस्तिष्क को सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। मनुष्य की जो कपाल का आयतन है 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है और मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम के आसपास होता है। मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक दाहिना भाग होता है और दूसरा बायां भाग होता है। मस्तिष्क के दाहिने भाग के द्वारा शरीर के बाएं भाग के अंगों पर कंट्रोल किया जाता है और मस्तिष्क के बाएं भाग के द्वारा शरीर के दाहिने भाग के अंगों पर कंट्रोल किया जाता है। देखो जो अंगों की एक्टिवनेस होती है तो वो माइंड के ऊपर डिपेंड करती है। यदि कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंडेड व्यक्ति का जो माइंड का दाहिना भाग है वो बाएं भाग की अपेक्षा अधिक एक्टिव होता है और जो व्यक्ति राइट हैंडेड होते हैं, दाहिने हाथ से अधिक कार्य करते हैं, तो उनका जो माइंड का बायां भाग है वो दाहिने भाग की अपेक्षा अधिक एक्टिव होता है। तो जो मस्तिष्क होता है न्यूरॉन्स नामक सेल से मिलकर बना होता है। तो न्यूरॉन सेल्स के 2 भाग होते हैं,
एक भाग सेल बॉडी कहलाता है और दूसरा भाग एक्जान कहलाता है। तो सेल बॉडी वाला जो पार्ट्स होता है यह ग्रे कलर का होता है और एक्जान वाला पार्ट जो होता है यह वाइट कलर का होता है। तो जो माइंड होता है, माइंड में ये जो सेल बॉडी वाला पार्ट है ये बाहर की ओर स्थित होता है और ये एक्जान वाला पार्ट अंदर होता है। इस कारण जो माइंड है, माइंड का बाहरी भाग ग्रे मैटर कहलाता है, धूसर कलर का दिखता है, और इसका अंदर का भाग वाइट मैटर यानी कि यह सफ़ेद कलर का दिखता है। देखो ये माइंड का फिगर है, इसमें ये जो ग्रे मैटर है जो बाहर की ओर है, यानी न्यूरॉन सेल्स का जो सेल बॉडी है वो बाहर होता है और एक्जान वाला पार्ट्स अंदर होता है। इसको कहते हैं वाइट मैटर। ये मस्तिष्क के दो भाग यहाँ से हो जाते हैं, एक दायां भाग होता है और एक बायां भाग होता है। मस्तिष्क के तीन बड़े भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। तो जो सेरिब्रम होता है जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है और यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं इसी सेरिब्रम वाले भाग से संबंधित होती हैं और यह कई लोब्स में बटा होता है, जिनमें फ्रंटल लोब, टेम्परल लोब, पार्शियल लोब और ऑक्यूपिटल लोब्स। देखो ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो जो प्रमस्तिष्क है जिसे सेरिब्रम कहते हैं, ये वाला पार्ट मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कई लोब्स में बटा होता है। फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब्स यह सेरिब्रम का सबसे बड़ा भाग होता है और यह भाग स्मृति, विचार, तर्क शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, भावना, इच्छा शक्ति आदि का नियमन यही फ्रंटल लोब से होता है। नेक्स्ट है टेम्परल लोब्स। टेम्परल लोब्स जो है यह सेरिब्रम का दूसरा बड़ा भाग होता है और यह भाग ध्वनियों, भाषा ज्ञान, भाव के कूट, अनुवाद और गंध से संबंधित होता है। तीसरा है पार्शियल लोब्स। पार्शियल लोब्स जो है तो यह त्वचा से जो भी उद्दीपन प्राप्त होते हैं, जैसे ठंडे या गर्म का अनुभव या फिर जो दर्द होता है, तो ऐसे उद्दीपन जो हैं यही पार्शियल लोब में ही आते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपिटल लोब्स। ऑक्यूपिटल्स लोब जो है यह दृश्य सूचना से संबंधित भाग होता है। देखो जैसे ही आपकी जो सेंसिटिव ऑर्गन है आँखें, जैसे किसी फिगर या किसी व्यक्ति को देखती हैं तो तुरंत ये न्यूरॉन्स जो हैं इसी वाले ऑक्यूपिटल्स वाले भाग में ये इसे ले आती हैं। यहाँ पर इन सूचनाओं को डिकोड कर लिया जाता है और फिगर्स को पहचान लिया जाता है। नेक्स्ट है सेरिब्लम, जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं। जो सेरिब्लम है यह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है और यह ऐसी क्रियाओं पर कंट्रोल करता है जिन्हें शुरू में सीखना पड़ा हो और बाद में वही क्रियाएं आदत बन गई हों, और ये क्रियाएं जो हैं वो मांसपेशियों से संबंधित होती हैं, जैसे साइकिल चलाना या सीधी रेखा में चलना या अच्छी राइटिंग में लिखना। तो ऐसी गतियाँ जो क्रियाएं होती हैं ये इसी सेरिब्लम वाले पार्ट से कंट्रोल की जाती हैं, जो मांसपेशियों से रिलेटेड क्रियाएं होती हैं। देखो ये भाग जो है सेरिब्लम कहलाता है। ये भाग पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। ये वाली संरचना स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु होती है और मेरुरज्जु के ऊपर जहाँ से यह मेरुरज्जु निकली होती है इसी को मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। और ये हाइपोथैलेमस है। जो हाइपोथैलेमस है यह मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। देखो जो हाइपोथैलेमस है यह मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत आने वाला भाग है और यह ऐसे व्यवहारों पर, ऐसे क्रियाओं पर कंट्रोल करता है जो जात के उत्तरजीविता के व्यवहारों पर निर्भर होते हैं। तो ये जात के उत्तरजीविता व्यवहार क्या होते हैं? जो अपनी स्पीसीज को
बनाए रखने के लिए रिएक्शंस की जाती हैं, जैसे भूख, प्यास, तापमान नियंत्रण, सेक्स, पलायन, संघर्ष। ये जो लक्षण होते हैं, क्रियाएं होती हैं, इस हाइपोथैलेमस वाले भाग से कंट्रोल की जाती हैं। कभी कभार क्या होता है कि जब हार्ट बीट बिगड़ जाती है, यानी हृदय स्पंदन दर अनियमित हो जाती है या श्वसन दर अनियमित हो जाती है, ऐसे में इनको सुधरने का जो संकेत हैं वो इसी हाइपोथैलेमस वाले भाग से दिए जाते हैं। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लिंगेटा। देखो, जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है यह पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत आने वाला भाग है और यह ऐसे भागों पर कंट्रोल करता है, यानी जो शरीर के आंतरिक खोखले भाग होते हैं उन पर यह कंट्रोल रखता है, जैसे जो समान हृदय स्पंदन दर है या समान श्वसन दर है तो इसी के कंट्रोल में आते हैं। खांसना, छींकना, निगलना, उल्टी करना, ये जैसी जो रिफ्लेक्सिव रिएक्शंस होती हैं यहीं से मेडुला ऑब्लिंगेटा वाले भाग से कंट्रोल की जाती हैं। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। देखो, जो मेडुला ऑब्लिंगेटा वाला भाग होता है तो मेडुला ऑब्लिंगेटा वाले भाग से एक 45 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है, खोपड़ी के नीचे जो छिद्र होता है जिसे फोरामेन मैगूम या महारंध्र कहते हैं, से नीचे की ओर निकलती है और फिर यह आगे चल करके जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें प्रवेश कर जाती है। इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है कि जो भी रिफ्लेक्सिव रिएक्शंस होती हैं उन पर यह कंट्रोल करता है। ये रिफ्लेक्सिव रिएक्शंस क्या हैं कि जैसे कोई गर्म वस्तु है तो आपकी बॉडी उस गर्म वस्तु के संपर्क में आई तो ये तुरंत क्या है कि जैसे उष्मा महसूस हुई तुरंत ये बॉडी वहाँ से हट जाती है, जैसे छुए। या फिर आपकी आँख की जो पलकें हैं, आँख की ओर कोई कण आ रहा है तो तुरंत पलकें ढक जाती हैं। तो ये अनैच्छिक है, यानी आपके रोके बगैर ये बंद हो जाती हैं। तो इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिएक्शंस, प्रत्यावर्ती क्रियाएं। तो शरीर में 200 रिफ्लेक्सर यानी कि प्रत्यावर्ती चाप के माध्यम से इन प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियमन किया जाता है। ये प्रत्यावर्ती चाप क्या होते हैं? देखो, शरीर में बहुत सारी न्यूरॉन्स होती हैं, उनका कार्य अलग अलग होता है। तो कुछ न्यूरॉन्स होती हैं जो उष्मा के लिए सेंसिटिव होती हैं, यानी उष्मा की इन्फॉर्मेशन लेकर आती हैं, और कुछ न्यूरॉन्स होती हैं वो दर्द के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आती हैं। तो जो उष्मा के लिए पता लगाती हैं उन न्यूरॉन्स को ऐसी न्यूरॉन्स के साथ जोड़ा जाए जो मांसपेशियों की गतियों के लिए जिम्मेदार होती हैं। यदि इनके साथ जोड़ दिया जाता है तो जैसे ही उष्मा का महसूस होगा वहाँ से बॉडी तुरंत संकेत प्राप्त करेगी कि कहीं जल ना जाए, ऐसे तुरंत ये प्रत्यावर्ती क्रिया के थ्रू हट जाता है। तो ऐसी कोशिकाओं को जो संकेतों को यानी कि गतियों के लिए जिम्मेदार हैं तो उनको इस स्पाइनल कॉर्ड में एक बंडल के रूप में जोड़ दिया जाता है। इसे कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड का प्रत्यावर्ती चाप। आखिर ये प्रत्यावर्ती चाप बनते क्यों हैं? देखो, अधिकतर जंतुओं में जो प्रत्यावर्ती चाप विकसित हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि इनके जो मस्तिष्क हैं तो मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम तेज नहीं है। यह वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जो जटिल न्यूरॉन्स हैं तो वो जाल अल्प हैं या अनुपस्थित होते हैं। तो इसीलिए जो प्रत्यावर्ती चाप होते हैं ये अधिकतर दक्ष कार्यप्रणाली होती है, तो इसलिए इनका विकास हुआ है। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। आखिर परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? देखो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है माइंड सभी अंगों से ये सूचनाओं को प्राप्त करता है और उन सूचनाओं के आकलन के आधार पर अंगों को आदेश देता है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको सूचना कौन पहुंचाता है? तो देखो, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं
सेंसिटिव ऑर्गन जैसे आँख, नाक, कान, स्किन, ये क्या है? ये संवेदनशील अंग होते हैं। तो इन अंगों से सूचनाओं को पहुंचाना और शरीर के विभिन्न अंगों और कपाल से यानी खोपड़ी से सूचनाओं को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का कार्य इन परिधीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए इन्हें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो यह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं और 31 जोड़ी रज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाएं मस्तिष्क एवं रज्जु तक इन्हीं के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं। कपाल तंत्रिका 5 को दंत चिकित्सक की चिकित्सा कहते हैं, क्योंकि यह सूचनाओं को चेहरे एवं दांत से मस्तिष्क तक ले जाती है, इसलिए इसे दंत चिकित्सक की चिकित्सा का तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जो कपाल संख्या 10 है, जिसे वैगस कहते हैं, यह हृदय, श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान आदि पर कंट्रोल रखती है। नेक्स्ट है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखो, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, यह शरीर के आंतरिक खोखले भागों पर, अंगों पर नियंत्रण करता है। इसके 2 भाग होते हैं, सिंपैथेटिक अनुकंपी, पैरासिम्पैथेटिक परानुकंपी। देखो, जो सिंपैथेटिक भाग होता है, यह भाग खतरे की दिशा में शरीर को व्यापक रूप से कंट्रोल करता है, जैसे श्वसन दर बढ़ जाना, हृदय की जो स्पंदन दर होती है उसका बढ़ जाना, और पुतलियाँ फैल जाती हैं, त्वचा पीली पड़ जाती है, बाल खड़े हो जाते हैं, भोजन का पाचन रुक जाता है और रक्त स्कंदन का समय जो है वो भी घट जाता है। देखो, जब डर वगैरह या खतरे का माहौल बनता है तो यही लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये जो होता है ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक। देखो, जो पैरासिम्पैथेटिक है ये शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को नियंत्रित करता है, जैसे जो समान दशाओं में भोजन का पाचन, श्वसन, हृदय स्पंदन दर आदि पर इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।